नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल श्याम क्लास स्टडी में। साथियों, आज के इस वीडियो में उत्तर प्रदेश पुलिस परीक्षा 2023 में पूछे जाने वाले हिंदी के 37 अति महत्वपूर्ण प्रश्नों का प्रैक्टिस सेट लेकर के आया हूं, जो आने वाले यूपी पुलिस परीक्षा 2023 के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण प्रैक्टिस सेट है। आप जो लोगों को बता दूं कि मैं हमारे चैनल पर हिंदी के 2 प्रैक्टिस सेट प्रतिदिन अपलोड करता हूं। एक प्रैक्टिस सेट दोपहर के 12 बजे, जबकि दूसरा प्रैक्टिस सेट रात के 8 बजे आता है, जो यूपी पुलिस परीक्षा 2023 के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण प्रैक्टिस सेट है। तो आप लोग इन प्रैक्टिस सेटों को लगाते रहिएगा और अपनी तैयारी को चेक करते रहिए, क्योंकि बिना प्रैक्टिस सेट के कोई भी अभ्यर्थी यूपी पुलिस परीक्षा में अच्छा स्कोर करके नहीं आने वाला है। ठीक है, तो अच्छा स्कोर करिएगा और प्रैक्टिस सेट पूरा करिएगा। प्रैक्टिस सेट को पूरा करने के बाद आपको अपना स्कोर कमेंट बॉक्स में शेयर करना है और बताना है कि आपने हमारे इस प्रैक्टिस सेट में कितने प्रश्न हैं जो सही किए और ये प्रैक्टिस सेट आपको कैसा लगा। प्रैक्टिस सेट पसंद आए तो वीडियो को आप लाइक कर देना। चैनल को आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को आप ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और इस वीडियो को आप अपने सभी छोटे भाई बहनों के पास जो भी यूपी पुलिस भर्ती परीक्षा 2023 की तैयारी कर रहा है उसे एक बार ज़रूर शेयर करना, जिससे वो भी इस प्रैक्टिस सेट को लगाएं और वो भी लोग अपनी तैयारी को चेक कर पाएँ कि उनकी तैयारी कैसी चले। इससे पहले मैं हिंदी की 258 प्रैक्टिस सेट अपलोड कर चुका हूँ। अगर आपने अभी तक वो नहीं देखे हैं तो सारे प्रैक्टिस सेट आपको प्लेलिस्ट मिल जाएंगे, वहाँ से जा कर के आप एक एक करके सभी प्रैक्टिस सेट लगा सकते हैं और अपनी तैयारी को चेक कर सकते हैं। तो इन्हीं सब बातों को ध्यान में रखते हुए शुरू करते हैं आज का अपना हिंदी के 37 अति महत्वपूर्ण प्रश्नों का प्रैक्टिस सेट नंबर 258। तो क्वेश्चन है आपके सामने कि पर्वत की तलहटी। तो इसके लिए आपको बताना है कि एक शब्द क्या हो जाएगा पर्वत की तलहटी। तो इसके लिए एक शब्द हो जाएगा आपका उपत्यका। उपत्यका ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपके सामने कि एक ही समय में वर्तमान। तो इसके लिए एक शब्द क्या हो जाएगा कि एक ही समय में वर्तमान। तो इसके लिए हो जाएगा समसामयिक। क्या समसामयिक, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपके सामने कि चंद बिना ज्यो यामिनी ज्यो जामिनी बिनु चंद। तो ये क्या है, ये आपको बताना है। तो ये है जो ये पंक्ति है, ये है एक विषम अलंकार है। कैसी है, एक विषम अलंकार है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। राम हृदय जाके नहीं विपतु सुमंगल ताही, राम हृदय जाके नहीं विपत्ति समंगल ताही। इनमें से कौन सा अनुप्रास है? तो ये कौन सा अनुप्रास है ये आपको बताना है। तो ये है लाटानुप्रास। कौन सा? ये लाटानुप्रास अलंकार है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपके सामने कि प्यास का तत्सम रूप है। तो कौन सा है प्यास का तत्सम रूप, ये आपको बताना है। तो प्यास का तत्सम रूप हो जाएगा पिपासा। कौन सा? पिपासा। ये प्यास का तत्सम रूप है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपके सामने कि भारत में आर्य भाषा का आरंभ कब हुआ। तो कब हुआ था भारत में आर्य भाषा का आरंभ, ये आपको बताना है। तो ये हुआ था 1500 ईस्वी पूर्व का। 1500 ईस्वी पूर्व हुआ था भारत में आर्य भाषा का आरंभ। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपके सामने किसी व्यक्ति वस्तु अथवा स्थान के नाम को डॉट डॉट कहते हैं। तो क्या कहते हैं? किसी व्यक्ति वस्तु अथवा स्थान के नाम को, तो उसे हम कहते हैं संज्ञा। क्या कहते हैं? संज्ञा कहते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है आपके सामने 11वां की निम्नलिखित वर्ग में एक शब्द की वर्तनी दृष्टि से अशुद्ध है। अशुद्ध वर्तनी को चिन्हित कीजिए। तो इनमें से 3 हैं जो शुद्ध लिखी गई कि चौथा जो है वो अशुद्ध। तो अशुद्ध वर्तनी बताइएगा। तो कौन सा है? तो ये जो अंतर्गत है ये अशुद्ध वर्तनी है। ऑप्शन नंबर सी है इसका राइट आंसर हो जाएगा। जबकि अंतर्गत में ता पे जो ऊपर वाला रा है ये नहीं चढ़ता है, ये गा पे चढ़ता है, तो ये सही हो जाता है। अगला प्रश्न है आपके सामने कि बच्चे छत पर खेल रहे हैं, इस वाक्य में रेखांकित शब्द प्रयुक्त कारक बताइए। तो आपको बताना है कि पर, इसमें कौन सा कारक है। तो इसमें कौन सा कारक हो जाएगा? तो इसमें जो कारक हो जाएगा अधिकरण कारक। कौन सा? अधिकरण कारक हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा।
अगला प्रश्न है, यह कमला की गाय है, कौन सा कारक है? तो इसमें कौन सा कारक है ये आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 13 में कौन सा कारक है? तो यह कमला की गाय है, इसमें कारक है संबंध कारक। कौन सा? ये संबंध कारक है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है आपके सामने, निर्देश दिएगा प्रश्न संख्या 14-16 तक। निम्नलिखित शब्दों के 4 अर्थ दिए गए हैं, आपको सटीक अर्थ शब्द का चयन करना है। तो आपको बताना है कि इनमें से अनविज्ञ, तो अनविज्ञ का क्या अर्थ हो जाएगा ये आपको बताना है। जो 3 है वो अनविज्ञ के अर्थ नहीं होंगे, जबकि जो चौथा है वो एक अनविज्ञ का अर्थ हो जाएगा, यानी आपको पर्यायवाची बताना है। तो अनविज्ञ का पर्यायवाची हो जाएगा जानकार। क्या? जानकार हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। परिमाल शब्द का पर्यायवाची क्या हो जाएगा? कौन सा हो जाएगा परिमाल शब्द का पर्यायवाची? तो इसका पर्यायवाची हो जाएगा सर्वोत्तम गंध। कौन सा? सर्वोत्तम गंध, ये परिमाल शब्द का पर्यायवाची हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। वरिष्ठ, तो इसका पर्यायवाची क्या हो जाएगा? वरिष्ठ का। तो आप जानते हैं कि वरिष्ठ का पर्यायवाची हो जाएगा बड़ा। कौन सा? बड़ा हो जाएगा वरिष्ठ का पर्यायवाची। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपके सामने कि विमुख का विलोम शब्द है, तो इनमें से कौन सा है विमुख का विलोम शब्द? तो विमुख का विलोम शब्द हो जाएगा आपका उन्मुख। कौन सा? उन्मुख, ये विमुख का विलोम शब्द हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है आपके सामने कि अग्ग का विलोम है, तो इनमें से अग्ग का विलोम शब्द कौन सा है ये आपको बताना है। तो अग्ग का विलोम शब्द हो जाएगा आपका बिग। कौन सा? बिग हो जाएगा अग्ग का विलोम शब्द। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपके सामने, किस विकल्प में सूत सुत शब्द का सही अर्थ भेद है? तो हमें बताना कि सूत और सुत का सही अर्थ कौन सा हो जाएगा। तो चलिए बताते हैं। जो आगे वाला सूत है इसका अर्थ होता है धागा, जबकि जो पीछे वाला सूत है इसका अर्थ होता है पुत्र। तो धागा पुत्र, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अर्क शब्द के आशय हैं, तो बताना है कि अर्क शब्द का इनमें से कौन कौन सा हो जाएगा। तो बताइएगा अर्क इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो अर्क का अर्थ होता है सूर और मदार। क्या? सूर और मदार, ये अर्क शब्द के आशय हैं। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। लालची शब्द में प्रत्यय है, तो लालची शब्द में कौन सा प्रत्यय लगा है ये आपको बताना है। तो जो लालची शब्द इसमें प्रत्यय है ची। कौन सा? ची प्रत्यय लगा है लालची शब्द में। तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर। लालच में ची नहीं लगा, सॉरी मैं माफ़ी चाहता हूँ, गलत बता रहा हूँ आपको। लालची शब्द में ची नहीं ई प्रत्यय जब लगा है, क्योंकि जो शब्द बनेगा वो बन जाएगा लालच, तो ई प्रत्यय हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। कार प्रत्यय से निर्मित नहीं है, तो इनमें से कौन सा वो शब्द है जिसमें कार प्रत्यय नहीं लगा है? जबकि 3 जो शब्द होंगे इसमें कार प्रत्यय लगा है। तो पत्रकार में कार प्रत्यय लगा है, कलाकार में भी लगा है कार प्रत्यय, कुंभकार में भी लगा है। जबकि जो बड़प्पन है इसमें कार प्रत्यय नहीं लगा, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। जो मेहनत करते हैं वह सफल होते हैं, किस तरह का वाक्य है? तो ये किस तरह का वाक्य है ये आपको बताना है कि जो मेहनत करते हैं वह सफल होते हैं। तो ये है एक मिश्र वाक्य। कौन सा? ये एक मिश्र वाक्य है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपके सामने कि सदा सच बोलना चाहिए, यह किस प्रकार का वाक्य भेद है? तो ये किस प्रकार का वाक्य भेद है? सदा सच बोलना चाहिए। तो ये है एक इच्छावाचक वाक्य भेद। कैसा? ये एक इच्छावाचक वाक्य भेद है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। दीर्घ सूत्री का अर्थ है, तो कौन सा अर्थ है दीर्घ सूत्री का ये आपको बताना है। तो कौन सा होता है? तो दीर्घ सूत्री, तो इसका अर्थ हो जाएगा धीमी गति से कार्य करने वाला। क्या? धीमी गति से कार्य करने वाला हो जाएगा दीर्घ सूत्री का अर्थ। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपके सामने कि जहां लोगों का मिलन हो डॉट डॉट एक शब्द क्रम में सही विकल्प चुनें।
तो जहाँ लोगों का मिलन हो वहाँ क्या हो जाएगा, तो जहाँ लोगों का मिलन हो वहाँ होता है सम्मेलन। क्या सम्मेलन होता है। ऑप्शन नंबर सी है इसका राइट आंसर हो जाएगा। चंद्रमौली शब्द किस समास से बना है, तो कौन से समास से बना है चंद्रमौली शब्द, ये आपको बताना है। तो चंद्रमौली जो शब्द है ये बना है बहुब्री समास से। क्या बहुब्री समास से बना है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। चंद्रमौली शब्द का तात्पर्य है कि चंद्र है मौली पर जिसकी अर्थात शंकर, यानी जिसके सर पर चंद्र है। ठीक है, तो उसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है आपके सामने 28वां। यद्यपि वह अस्वस्थ है परंतु कार्यालय ठीक समय पर पहुंच जाता है, कोई त्रुटि नहीं है। तो आपको बताना है कि इन चारों में से कौन से वो विकल्प है जिसमें त्रुटि है। तो चलिए छांटते हैं, बताते हैं कि किस शब्द में त्रुटि है। तो बताते हैं कि यद्यपि जो अव्यय है इसके साथ तथापि, यद्यपि जो अव्यय है इसके साथ तथापि अव्यय का प्रयोग होता है। तो यहाँ पर जो दिया गया है तथापि, जो कार्यालय दिया गया, सॉरी कार्यालय पहले जो शब्द दिया गया है परंतु, यहाँ परंतु जगह पे तथापि आएगा तो ये वाक्य पूरा सही बैठता है। तो किस में गलत है, तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 29 में भी आपको बताना है कि कौन से वाक्य में त्रुटि है। मैं और मेरा मित्र संध्या काल के समय उससे मिलने जाएंगे, कोई त्रुटि नहीं है। तो किस में त्रुटि नहीं है ये आपको बताना है। तो आप जानते हैं कि संध्या काल ही एक समय है, तो संध्या काल के साथ समय नहीं आना चाहिए था, तो त्रुटि हो जाएगी। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। भाववाच्य का प्रयोग नहीं हुआ है, तो इनमें किस में भाववाच्य का प्रयोग नहीं हुआ है ये आपको बताना है। तो किस में नहीं हुआ है भाववाच्य का प्रयोग, तो मुझसे यह बोझ उठाया ना जाएगा। क्या मुझसे यह बोझ ना उठाया जाएगा, इसमें भाववाच्य का प्रयोग नहीं हुआ है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित वाक्य में रिक्त स्थान भरने के लिए 4 विकल्प दिए गए, इनमें से उचित विकल्प का चयन करें। मुझे डॉट डॉट है कि आप मेरे मनोभाव न समझ सके, तो इसके जगह पे कौन सा राइट आंसर बैठेगा चारों विकल्पों से। तो मुझे खेद है कि आप मेरे मनोभावों को न समझ सके, तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अपनी खिचड़ी अलग पकाना मुहावरे का तात्पर्य है, तो इस मुहावरे का क्या तात्पर्य है कि अपनी खिचड़ी अलग पकाना। तो इस मुहावरे का तात्पर्य हो जाएगा संगत से हटकर काम करना। क्या संगत से हटकर काम करना, अपनी खिचड़ी अलग पकाना मुहावरे का अर्थ है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। सांप को दूध पिलाना मुहावरे का अर्थ है, तो इस मुहावरे का क्या अर्थ है कि सांप को दूध पिलाना। तो इस मुहावरे का अर्थ है शत्रु का पोषण करना। क्या शत्रु का पोषण करना, सांप को दूध पिलाना मुहावरे का अर्थ है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है आपके सामने कि निसी दिन बरसत नयन हमारे पंक्ति में रस है, तो इनमें से कौन सा रस है ये आपको बताना है कि निसी दिन बरसत नयन हमारे, तो इसमें रस है वियोग रस। कौन सा, ये वियोग रस का उदाहरण है निसी दिन बरसत नयन हमारे। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। छंद मुख्य रूप से कितने प्रकार के होते हैं, तो कितने प्रकार के होते हैं छंद मुख्य रूप से, तो छंद होते हैं मुख्य रूप से 2 प्रकार है। कितने, 2 प्रकार के होते हैं, मात्रिक छंद और वर्णिक छंद। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। दोहा और चौपाई कैसे छंद हैं, तो कैसे छंद हैं दोहा और चौपाई, तो ये है एक मात्रिक छंद। कैसे है, एक मात्रिक छंद है दोहा और चौपाई। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपके सामने कि बहिष्कार, तो बहिष्कार का संधि विच्छेद कौन सा हो जाएगा वो आपको बताना है। तो बहिष्कार, तो इसका जो संधि विच्छेद हो जाएगा वो हो जाएगा बही प्लस कार। क्या बही प्लस कार, तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नाविक, तो नाविक का संधि विच्छेद कौन सा होगा ये आपको बताना है। तो जो नाविक है तो इसका संधि विच्छेद हो जाता है 9+1। क्या 9+1, ये नाविक का सही संधि विच्छेद है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है आपके सामने कि दिगंबर, तो दिगंबर का सही संधि विच्छेद कौन सा है,
तो दिगंबर का जो संधि विच्छेद हो जाएगा दिक प्लस अंबर। कौन सा? दिक प्लस अंबर, ये दिगंबर का संधि विच्छेद है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपके सामने, कोई लास्ट प्रश्न है आज के इस टेस्ट सेट का कि उसका चेहरा खुशी से दमक उठा वाक्य में रेखांकित स्थान पर कौन सा आएगा। तो दमक उठा की जगह पे कौन सा शब्द इसका सही अर्थ बताएगा। तो उसका चेहरा खुशी से क्या हो चुका, तो उसका चेहरा खुशी से खिल उठा। कौन सा? उसका चेहरा खुशी से खिल उठा, ये दमक उठा की जगह पर सही बैठेगा। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो अब आप बताइए कि आपने हमारे 37 अति महत्वपूर्ण प्रश्नों के प्रैक्टिस सेट में से कितने प्रश्न हैं जो सही किए और ये प्रैक्टिस सेट आपको कैसा लगा। प्रैक्टिस सेट पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर देना। चैनल को आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं पर नेक्स्ट वीडियो तथा नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट में। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद मेरे प्यारे साथियों।